नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। देहरादून में सीएम आवास के मुख्य सेवक सदन में उत्तराखंड निवेशक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निवेशकों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि निवेशकों ने उद्योग के क्षेत्र में प्रदेश को नया आयाम दिया है। प्रदेश के राजस्व को बढ़ाने में औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े लोगों का अहम योगदान है। सीएम ने कहा, उत्तराखंड योगाध्यात्म और आयुष की भूमि है, वहीं औद्योगिक विकास की ओर भी प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। उद्योगों के लिए जैसा वातावरण उत्तराखंड में है, ये निवेशकों को आकर्षित करता है। सीएम ने बताया कि जनवरी 2020 से अभी तक प्रदेश में 15,000 करोड़ की परियोजनाएं शुरू हुई हैं। कोरोना जैसी महामारी के बाद भी इतना निवेश प्रदेश में आना एक बड़ी उपलब्धि है। उद्योगों के लिए अच्छी सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी का होना बेहद जरूरी है। साथ ही आपको बता दें कि इन क्षेत्रों में राज्य में तेजी के लिए यहां पर लगातार निरंतर काम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में छात्राओं के लिए बनाए गए आश्रय गृह का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आसरा ट्रस्ट ने निरक्षित यहां और वंचित छात्राओं के लिए आश्रय गृह बनवाया है, जिसमें हर तरह की सुविधाएं देने का प्रयास किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो अपना जीवन दूसरों के सेवा के लिए समर्पित करता है, उनका जीवन सफल होता है। शिक्षा को आगे बढ़ाने में यह आश्रय गृह मददगार साबित होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में देश में सराहनीय काम हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यहां गुणात्मक सुधार के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शुरुआत बाल वाटिकाओं से ही की गई है। अध्याय यहां पर खड़ा किया है, जिससे हमारे सभी बच्चियों को, हमारे बच्चों को, निराश्रित बच्चियों को इसका लाभ मिलेगा और ये बच्चों के भाग्य को बनाने का काम है। उसमें आपका भी अध्याय जरूर है। यूकेएसएससी परीक्षा घोटाला मामले में अब कई और नेता और अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड के हाईकोर्ट ने यूकेएसएससी परीक्षा घोटाले में सुनवाई की, जहां याचिकाकर्ता को संशोधन के साथ याचिका को पेश करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया। अब इस याचिका पर अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी। बता दें, नेता उपसदन भुवन कापड़ी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस दौरान भुवन कापड़ी ने कहा था कि जो लोग जांच के दायरे में हैं, उनकी जांच एसटीएफ नहीं कर सकती है। यूकेएसएससी संबंधित घोटाले से एक याचिका आज उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई है, जिसमें काफी सुनवाई के पश्चात जो याचिका करता है उसने याचिका में संशोधन करने के लिए समय मांगा है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका में संशोधन करने के लिए याचिकाकर्ता को समय प्रदान किया। चलिए, इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि बीएसपी की लिस्ट जारी कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की हरिद्वार से, ये बड़ी खबर, बीएसपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है। जिला पंचायत चुनाव को लेकर जारी हुई लिस्ट, 44 सीटों के लिए किया गया मंथन। बड़ी खबर इस वक्त की, 27 लोगों को दिया गया टिकट। बड़ी ब्रेकिंग खबर, शाम तक हो सकती है दूसरी लिस्ट जारी, यानी कि अभी एक लिस्ट जारी हुई है, देर शाम दूसरी लिस्ट भी जारी हो सकती है बीएसपी की ओर से। बीजेपी और कांग्रेस की कोई भी लिस्ट अभी तक सामने नहीं आई है। 44 सीटों के लिए मंथन किया जाएगा बीएसपी की ओर से। 27 लोगों को टिकट दे दिया गया है। बड़ी ब्रेकिंग खबर, शाम तक यानी देर शाम तक दूसरी लिस्ट भी बीएसपी की जारी हो सकती है। लेकिन वहीं अगर बात करें हम बीजेपी और कांग्रेस की, तो अभी तक कोई भी लिस्ट इनकी ओर से जारी नहीं की गई है। अभी तक कोई भी लिस्ट सामने इनकी ओर से नहीं आई है। बीएसपी की ओर से पहली सीट जो है, पहली जो आपकी लिस्ट है वो आप लोगों के सामने है। दूसरी लिस्ट की अगर बात करें तो देर शाम दूसरी लिस्ट भी सामने आ जाएगी बीएसपी की। तो बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे, 44 सीटों के लिए मंथन बीएसपी की ओर से 27 लोगों को टिकट दिया गया है। बड़ी खबर, शाम तक दूसरी लिस्ट भी जारी हो सकती है।
कुछ वक्त का और इंतजार, जिसके बाद दूसरी लिस्ट भी जारी हो जाएगी बीएसपी की ओर से। लेकिन वही कांग्रेस और बीजेपी की ओर से कोई भी लिस्ट जारी नहीं हुई है, न ही किसी लिस्ट के बारे में भी कुछ भी यहां बीजेपी और कांग्रेस की ओर से रखा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। हरिद्वार में 26 सितंबर को होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अगर हम बात करें तो पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही साथ चुनाव को लेकर नामांकन स्थलों की बात करें तो स्थलों पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी और सीडीओ पहुंचे। हरिद्वार के शहरी क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी ब्लॉकों में ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 10 काउंटर और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के पद के लिए अलग से 10 काउंटर बनाए गए हैं। चुनाव को लेकर क्षेत्र में बैरिकेड और सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखते हुए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। बात हरिद्वार की करें, हरिद्वार जिला अधिकारी यहां विनय शंकर पांडे ने सभी बीडीओ और एआरओ को पूरी मुस्तैदी के साथ निर्वाचन प्रक्रिया को पूरी करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नामांकन प्रक्रिया पूरा जब तक नहीं हो जाता तब तक तमाम स्थलों का निरीक्षण कर आदर्श आचार संहिता का पालन कराया जाए। वहीं सीडीओ प्रतीक जैन ने बताया कि नामांकन स्थलों पर सभी खंड विकास अधिकारियों की ओर से जनमानस को जानकारी देने के लिए तमाम यहां पर काम किए जा रहे हैं। जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। फ्लैक्स और शिकायत प्रकोष्ठ तैयार किए गए हैं। नामांकन पत्रों की बिक्री के लिए अलग से काउंटर की व्यवस्था की गई है, जिस पर 8 सितंबर 3 बजे तक नामांकन पत्रों की बिक्री की जाएगी और नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 9 सितंबर से 11 सितंबर तक नामांकन प्रपत्रों की जांच भी कर दी जाएगी। इसके बाद अगर बात करें तो 13 सितंबर को निर्वाचन प्रतीक चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। हमारे सभी सीनियर ऑफिसर्स और इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम सभी लोग फील्ड में ही हैं और कल हमारे सीडीओ साहब ने सभी 6 ब्लॉकों का खुद व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया था और नामांकन की तैयारियों की एक समीक्षा की थी। बहादुराबाद ब्लॉक में जहां मैं मौजूद हूं, यहां कार्य बहुत सुचारू रूप से चल रहा है और पर्याप्त व्यवस्था है पुलिस बल की भी और हमारे सभी कर्मचारी मुस्तैद हैं। 6, 7, 8 सितंबर को जैसा कि आयोग की अधिसूचना में शेड्यूल बनाया गया है, 6, 7, 8 सितंबर को हम लोग यहाँ पे नॉमिनेशन फॉर्म रिसीव करेंगे और नॉमिनेशन फॉर्म की अभी बिक्री भी यहाँ पे चल रही है। 8 तारीख को 3 बजे तक बिक्री भी चलती रहेगी, तो किसी को भी अगर नॉमिनेशन फॉर्म खरीदना है तो 8 तारीख को 3 बजे तक वो खरीद सकते हैं और 8 तारीख को 5 बजे तक वो अपना यहाँ पे नामांकन पत्र यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगरपालिका से यहां सभासदों ने नगरपालिका अध्यक्ष के बेटे और यहां अधिशासी अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सभासदों का आरोप है कि पिछले काफी लंबे समय से नगरपालिका में घोटाला चल रहा है। 2016 में 8 लाख की लागत से बनाए गए स्वागत द्वार में समय समय पर मरम्मत के नाम पर लाखों रुपए के घोटाले यहां पर किए गए हैं। सभासदों का कहना है कि 2018 में नगरपालिका की 14,50,000 रुपए की दुकानें नीलाम की गई थी, जिसके 6.5 लाख रुपए जमा कर दिए गए थे, लेकिन अध्यक्ष पुत्र और अधिशासी अधिकारी ने साठगांठ कर वो पैसा वापस कर दिया, जो नगरपालिका अधिनियम के खिलाफ है। सभासदों ने इसकी शिकायत मंडलायुक्त और जिला अधिकारी से भी की है, जिसमें उन्होंने कार्रवाई का यहां पर आश्वासन दिया है। सभासदों ने मुख्यमंत्री उत्तराखंड और साथ ही शहरी विकास मंत्री से भी शिकायत कर इस पूरे मामले की कार्रवाई की मांग की है। हमने जो शनिवार में कमिश्नर साहब दीपक रावत जी से और डीएम साहब से जो मुलाकात की है, हमने जो नगर पालिका में स्वागत द्वार लगे हुए हैं 2016 में वो स्वागत द्वार पूरे नए 8 लाख रुपए के लगे थे। 2019 में उसकी मरम्मत 6 या 7.5 लाख रुपए की दिखाई गई है। आज उन्हीं स्वागत द्वारों की जो 8 लाख रुपए के नए लगे थे, उन्हीं स्वागत द्वारों को 14 लाख रुपए के मरम्मत के नाम पे पैसा गबन किया गया। जो हम शनिवार के दिन कमिश्नर साहब से मिले, वहां पर हमने जो है नगर पालिका में जितनी अनियमितताएं हो रही हैं उसके बारे में उन्हें बताया कि एक तो हमने बताया कि जो हमारे स्वागत द्वार लगे हुए हैं नगर पालिका के सीमा के अंतर्गत, उसमें बहुत धांधलीगर्दी हो रही है, क्योंकि जब 2016-17 में तीनों गेट लगे थे, शायद इनका नए गेटों का जो निर्माण हुआ है शायद 6 से 7 लाख के बीच का निर्माण हुआ है।
नैनीताल हाईकोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका को लेकर 31 अगस्त को जारी एक आदेश में हाईकोर्ट ने सरकार को देहरादून में यहां बेदखली का अभियान चलाने का निर्देश दिया, जिसके बाद से ही उत्तराखंड राज्य में लगातार आवाज उठ रही है कि लोगों को उनके घर से बेघर किया जा रहा है। और इसी के चलते मंगलवार को प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों के साथ राज्य के प्रमुख जन संगठनों ने आवाज उठाई और कहा कि राज्य सरकार के जन विरोधी कदमों की वजह से हजारों परिवारों को बेघर होना पड़ रहा है। वहीं विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार लोगों की बुनियादी हक और खुद के वादों को कोर्ट के सामने ठीक से पेश नहीं कर पा रही है। इन बस्तियों पर हर सरकार, जितनी भी सरकारें आई हैं प्रदेश के अंदर, सबने सरकारी खजाना लुटाया है। यहाँ मलिन बस्तियों में सड़कें बनी हैं, यहाँ बिजली के खंभे लगे हैं, यहाँ पुश्ते बनाए गए, यहाँ नाले खाले बनाए गए, यहाँ बिजली का बिल आता है, पानी का बिल आता है, हाउस टैक्स ये लोग भरते हैं और 400 करोड़ का प्रावधान हमारी सरकार इनके रखरखाव के लिए प्रदेश भर में करके गई थी। जब सरकारें आती हैं और सरकारी धन इन पर लुटाती हैं तो फिर ऐसे में ये अनऑथराइज्ड अब रह कहां गई? हाँ, इससे आज का प्रेस वार्ता में विपक्षी दलों की ओर से भी और जन आंदोलनों की ओर से भी प्रतिनिधि रहे हैं, सामाजिक संगठनों की ओर से भी, और इसलिए इसको बुलाया गया है क्योंकि हम देख रहे हैं कि मार्च महीने से लगातार उत्तराखंड राज्य में लोगों को बेघर किया जा रहा है। अलग अलग बहाने बना करके अलग अलग कारणों से लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, जबकि ये सरकार की वादा था कि ये 2022 तक सबको छत देंगे। उल्टा लोगों को छतों से उजाड़ा जा रहा है। अल्मोड़ा जिले के भिकियासैंण में बीते दिनों यहां स्वर्ण युवती से विवाह करने पर दलित युवक की हत्या का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। घटना को लेकर यहां रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य ने गोलापार में अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि यह घटना देश और प्रदेश को शर्मसार करने वाली है और दुखद है, शर्मनाक घटना है। दलित उत्पीड़न को लेकर उन्होंने प्रदेश सरकार से सख्त कानून बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में आए दिन दलितों को मारा जा रहा है। कुछ दिन पहले लालकुआ के यहां खड़गपुर निवासी छात्रा को प्रेम जाल में फंसाकर किच्छा में बेरहमी से मार दिया गया। इस मामले में पीड़ित परिवार ने घटना से पहले ही पुलिस को शिकायत भी दी थी, लेकिन प्रशासन ने इसमें लापरवाही बरती। यशपाल आर्य ने मामले में दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी है कि प्रदेश में जल्दी दलित अत्याचारों पर रोक नहीं लगाई गई तो प्रदेश में दलित समाज के लोग उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। दुख इस बात का है कि मोटा हल्दो के अंदर एक हमारी शिल्पकार समाज की बालिका का गला काट दिया गया। उस पर भी, जबकि माननीय मंत्री जी द्वारा भी एसएसपी साहब से भी बातें की, उस पर क्या सुनवाई हो रही है अभी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। और दूसरा, अभी तत्काल ये मामला निपटा नहीं था तो दूसरा तुरंत अभी अल्मोड़े में जगदीश चंद जी की, जिन्होंने वास्तविकता में एक संवैधानिक तरीके से विधायक पद का चुनाव उन्होंने लड़ा, उसके बावजूद भी सरेआम उनका अपहरण करके उनकी हत्या कर दी गई। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को जसपुर और रामनगर के 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली। तस्करों के कब्जे से 193 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। वहीं तस्करी में इस्तेमाल 2 मोटरसाइकिल भी पुलिस ने कब्जे में लेकर सीज कर दी है। वहीं पुलिस को मिली इस सफलता पर एसपी देहात ने पुलिस टीम की पीठ थपथपाई और नशे के सौदागरों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी अभियान के तहत श्यामपुर नटराज बाईपास रोड पर बने मनसादेवी रेलवे फाटक के पास चेकिंग के दौरान 2 मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवकों को पुलिस ने चेकिंग के लिए रोका तो वो अपनी बाइक छोड़कर सड़क पर ही छोड़कर जंगल की ओर भागने लगे। शक होने पर युवकों का पीछा किया और उन्हें धर दबोचा गया। ये लगातार नशे के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत अभी कल 2 मोटरसाइकिलों में कच्ची शराब लाते हुए 3 लोगों को पकड़ा गया है, जिनमें एक के पास से 73 लीटर और एक के पास से 120 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई। ये सब के सब जसपुर के रहने वाले हैं। अब इनसे पूछताछ की जा रही है। विवेक मुकदमा पंजीकृत हो गया है। अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है।
जो भी कानूनी कार्यवाही जो चीजें सामने प्रकाश में आएंगी उसके अनुरूप कार्यवाही करेंगे। सितारगंज में 10 दिन पहले गुरुद्वारा दर्शन को जा रहे संगत के लोगों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली के कंटेनर से भिड़ंत हो गई, जिसमें सितारगंज के गांव बसगर के करीब 7 लोगों के इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिस पर सितारगंज के विधायक और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा बसगर गांव पहुंचे और हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। साथ ही शोक सभा में पहुंचकर शोक जताया। इस दौरान पीड़ित परिवारों को सौरभ बहुगुणा ने विश्वास दिलाया कि इस दुख के समय में वो और उनकी सरकार उनके साथ खड़ी है। मेरी विधानसभा बसगर गांव में 7 लोगों की मृत्यु हुई थी एक्सीडेंट में, और लगभग 30 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए थे जो अस्पतालों में अभी भी भर्ती हैं। तो मैं उनके वहां कुछ श्रद्धांजलि देने आया था, परिवार के संवेदना प्रकट करने आया था अपनी तरफ से, परिवार की तरफ से, पूरी सरकार की तरफ से। और उनको ये विश्वास दिलाने आया था कि दुख की घड़ी में सरकार आपके साथ है, आपका विधायक आपके साथ है, और कोई भी मुश्किल जो आने वाले समय में उनके परिवारों को होगी उसमें सरकार उनके साथ है। आईआईटी रुड़की में नॉनवेज परोसे जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हिंदू संगठनों के बाद अब एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने आईआईटी गेट पर जमकर हंगामा किया। आईआईटी रुड़की के एक हॉस्टल में मेस में हफ्ते में 2 दिन नॉनवेज भोजन शुरू किया गया, जिसको लेकर आईआईटी के कुछ छात्र धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। छात्रों का आरोप था कि आईआईटी रुड़की के आजाद भवन की मेस एकमात्र ऐसी मेस थी जो पूरी तरह से शाकाहारी थी, लेकिन आईआईटी प्रबंधन ने उनसे भी नॉनवेज भोजन शुरू करा दिया। नॉनवेज भोजन शुरू होने के बाद छात्रों के समर्थन में बजरंग दल कार्यकर्ता पहले ही आईआईटी गेट पर संस्थान प्रबंधन का पुतला दहन कर चुके हैं। अब एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने शाकाहारी छात्रों के समर्थन में आईआईटी गेट पर जमकर यहां हंगामा काटा और गेट के बाहर ही धरने पर बैठ गए। वहीं एबीवीपी के पूर्व प्रदेश सह प्रमुख गोविंद पाल कुमराग ने साफ कह दिया कि अगर आईआईटी प्रबंधन ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। और रुड़की आईआईटी के अंदर 2 कैंटीन है, 2 मैस है, और दोनों मैसों में मांस का प्रयोग हो रहा है। कुछ छात्र मांस पसंद नहीं करते हैं, कुछ करते हैं। हमारी यह मांग है कि ये जो गतिविधि रुड़की आईआईटी के अंदर चल रही है, ये गतिविधि बंद हो और मांस का सेवन आईआईटी के अंदर बंद हो। अगर कोई छात्र मांस पसंद करते हैं तो उनके लिए एक अलग मैस की स्थापना हो, एक अलग मांस सेपरेट मैस का। कब तक रहेगा? विद्यार्थी परिषद का प्रदर्शन चल रहा है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो आज हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, कल ये प्रदर्शन उग्र भी होगा। खबर चंपावत से है, जहां पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती यानी शिक्षक दिवस पर शिक्षक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने किया। इस अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और प्राथमिक स्कूल के 28 शिक्षकों को जिलाधिकारी ने प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। साथ ही जिलाधिकारी ने शिक्षक दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बच्चों के अच्छे भविष्य की बुनियाद शिक्षक ही लिखते हैं। यहाँ पे जो हमारे हर ब्लॉक से 7 टीचर्स 28 टीचर्स को सम्मानित किया गया है, और हम चाहते हैं कि जो उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है वैसे ही बाकी टीचर्स भी मोटिवेट हों। तो हम इसके लिए एक पोर्टल भी बनाएंगे जिसमें जो हमारे जनपद में अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं वो सब बाकी टीचर्स भी उससे सीख लें, और ताकि पूरे जनपद में शिक्षा का लेवल जो है बढ़ाया जा सके। और जो जहाँ तक क्लास 12th की बात है और क्लास 10th की बात है पास परसेंटेज की, तो उसमें मुख्य शिक्षा अधिकारी जी से कहा गया है कि टीचर्स की जो ACR लिखी जाए तो वो पास परसेंटेज के बेसिस, परफॉर्मेंस बेसिस पे ही लिखी जाए। लखनऊ में आयोजित सीनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप में शुभम लोहा ने सिल्वर मेडल जीता। मेडल जीतने के बाद शुभम अपने गांव मंगलौर के लिब्बरहेड़ी पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने शुभम का यहां पर स्वागत किया, उन्हें बधाई दी। वहीं शुभम ने कहा कि सभी युवाओं को नशे के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करना होगा, जिससे क्षेत्र के युवाओं को खेल के प्रति जागरूक किया जा सके। कि ये जो खेल है ऐसा माध्यम है जिससे हम युवाओं को नशे से दूर रख सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना यह है जो सुबह शाम दोनों टाइम में अच्छी मेहनत करेगा वो नशे के बारे में सोचेगा भी नहीं। और ये जो सिल्वर मेडल है ये मैंने सीनियर नेशनल चैंपियनशिप जो लखनऊ में आयोजित हुई थी
और 19 तारीख को मैंने उसमें ये प्राप्त किया। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं मंगलौर की ये तस्वीरें सीनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप लखनऊ में आयोजित किया गया, जिसमें शिवम सिल्वर मेडल लेकर आए। जिसके बाद जैसे ही वो अपने गांव पहुंचे, यहां पहुंचने के बाद परिवार में खुशी की लहर नजर आई। दूर दूर से लोग उनसे मिलने के लिए यहां पर पहुंचे और साथ ही साथ आपको बताते चले सभी ने शिवम का बड़ी ही खुशी के साथ यहां पर स्वागत किया। फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। शिवम ने भी यहां पर एक मैसेज, एक संदेश दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नशे से दूर रहना होगा और नशे से दूर रहने के लिए, युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए सबको एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। अगर हम एकजुट होकर काम करेंगे तभी हम नशे से सबको दूर रख सकेंगे और खेल के प्रति तमाम युवाओं को जागरूक भी कर सकेंगे। ग्रामीणों ने शुभम को यहां पर जीत की बधाई दी। सभी लोग पहुंचे, दूर दूर से उनके रिश्तेदार, उनके घर, उनके परिजन, आस पड़ोस के तमाम लोग, दोस्त सब उनसे मिलने के लिए पहुंचे और मिलने के बाद जोरदार तरीके से यहां पर फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। शुभम सिल्वर को यहां पर मेडल लेकर आए हैं। सिल्वर मेडल से वो काफी खुश है। उनका कहना है कि अगली बार वो पूरा प्रयास करेंगे कि वो गोल्ड मेडल जीतकर अपने मंगलौर का नाम, उत्तराखंड का नाम यहां रोशन कर सकें। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर शुभम के परिवार वाले और शुभम के आस पड़ोस, उनके दोस्त, बल्कि दूर दूर से और बाकी गांवों से भी शुभम से मिलने के लिए यहां पर लोग पहुंचे। शुभम यहां अपने गांव के लिए एक प्रेरणा जरूर बनेंगे। उन्हें देखकर खेल के प्रति युवाओं जरूर यहां पर जागरूक होते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ यहां पर उन्होंने खुद भी ये संदेश दिया है कि युवाओं को खेल के प्रति जागरूक होना चाहिए, न कि नशे के प्रति। नशे को अगर छोड़ना है तो सभी को मिलजुल कर, एकजुट होकर नशे को छोड़ना होगा और खेल के प्रति अपनी जागरूकता यहां पर बढ़ानी होगी। उत्तराखंड में गरीब, बेसहारा और कूड़ा बीनने वाले बच्चों के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से प्रत्येक जिले में आवासीय हॉस्टल बनाए जा रहे हैं। इसकी जानकारी शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने एक कार्यक्रम के दौरान दी। उन्होंने कहा, राज्य के प्रत्येक जिले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय हॉस्टल बनाए जा रहे हैं। बच्चों की देखरेख और खाने पीने की व्यवस्था शिक्षा विभाग की ओर से की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे में कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, इसका पूरा प्रयास सरकार की ओर से किया जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय हॉस्टल बनाए जा रहे हैं और इसमें उन गरीब बच्चों को पढ़ाया जाएगा जो कि आर्थिक रूप से बहुत दिक्कत में हैं या जिनके माँ बाप जो है उनसे बिछुड़ चुके हैं। ऐसे बच्चों को हम अपने अपने हर जिलों में एक एक हॉस्टल बना रहे हैं। उनके रहने की, खाने की सारी व्यवस्था जो है सरकार के द्वारा की। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य अल्मोड़ा दौरे पर रहीं। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि उत्तराखंड को 2025 तक प्रदेश में लैंगिक अनुपात में समानता लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सरकार बेटियों के जन्म से लेकर वयस्क होने तक कई योजनाएं संचालित कर रही है, ताकि इस देवभूमि में देवियों के रूप में सभी रहें और देवियों के नाम से ही इस देवभूमि को जाना जा सके। हमारा यह प्रदेश देवभूमि के रूप में जाना जाता है, तो मैं मानती हूं कि इस देवभूमि को देवी की भूमि बनाना है तो निश्चित रूप से हमें लैंगिक समानता की ओर बढ़ना पड़ेगा। लड़की को पैदा होने से लेकर लड़की को पैदा होने के बाद के दोनों हमको समान अवसर देने होंगे। जब ये समान अवसर हम दे देंगे तो निश्चित रूप से हमारा उत्तराखंड जो है वो देवी की भूमि में भी जाना जाएगा। और साथ साथ में मैं ये कह सकती हूँ कि जो हम लैंगिक समानता 2025 में उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम कह रहे हैं कि ये दोनों समान रूप से आने चाहिए, वह भी उस दिशा में हम लोग जो है गंभीर प्रयास कर रहे हैं और जागरूकता के कार्यक्रम भी कर रहे हैं। अल्मोड़ा में डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने बैठक की। बैठक में ग्रेड वेतन कम करने पर आक्रोश भी जाहिर किया। इस दौरान डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार ने जो वेतन विसंगति तालिका जारी की है वो कर्मचारियों के लिए घातक है, जिसको लेकर कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इसमें सुधार नहीं किया गया तो अभियंता प्रदेश भर में आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। डाउनग्रेड के संबंध में हमारे महासंघ द्वारा एक चरणबद्ध तरीके से हमें कार्यक्रम दिया है। सर्वप्रथम हमने
ज्ञापनों के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी महोदय और जो हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से हमने ज्ञापन मुख्यमंत्री को पहुंचाया है। तत्पश्चात भी अगर शासन इसमें बेरुखी करता है या इनको नहीं मानता है तो हमारा एक कार्यक्रम रहेगा कि हम पूर्णतः आंदोलन की ओर कूदेंगे और अपनी मांगों को पूरा करके ही दम लेंगे। ये हमारी महासंघ की पूरी प्रतिबद्धता है। चमोली में यूकेएसएसएससी और विधानसभा के साथ कई विभागों में बैकडोर से यहां पर हुई भर्तियों को लेकर छात्रों ने रैली आक्रोशित होकर यहां पर निकाली और सीबीआई जांच की मांग की। छात्रों ने कहा कि अगर प्रदेश सरकार उत्तराखंड में युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर नहीं है तो जितनी भी गड़बड़ियां भर्तियों में हुई है उनकी जांच सीबीआई से नहीं करवाती। आने वाले समय में प्रदेश भर के युवा सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे अगर जांच नहीं कराई गई। हमारे जो रैली है उसका जो मेन मोटो है वो हमारे जो पेपर में उत्तराखंड में जो पेपर है जो कंपटीशन है उसमें जो धांधलियां हो रही उसकी निष्पक्ष जांच हो। निष्पक्ष जांच इसलिए हो क्योंकि जो एक गरीब तबके का बच्चा है वो मम्मी पापा पत्थर रख करके छाती में पत्थर रख करके पढ़ाते हैं, लेकिन जो हमारे आयोग है या कह सकते हैं कि जो हमारे परीक्षा प्रभारी है वहाँ पे बहुत सारे घोटाले हो रहे हैं। तो पता है यहाँ पे बहुत से छात्रों के साथ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उत्तराखंड के युवाओं का था एक सपना जिसको तोड़ा उत्तराखंड के अपनों ने ही, क्योंकि उन्होंने मतलब आज से बहुत सालों से ट्रेनिंग कर रहे हैं, बहुत कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन उनको नौकरियां नहीं मिल रही है। और यहाँ तक कि हमारे जो पूर्व शिक्षा मंत्री श्री अरविंद पांडे सर थे उन्होंने उनके रिलेटिव उत्तराखंड में तो बिहार से लेकर के आए हैं और उत्तराखंड में उन्होंने उनको भर्तियां दी है। उत्तराखंड में यहाँ तक कि अब आर्मी की भर्तियों में भी घोटाले हो रहे हैं। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।